नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। एजेंडा में आज बात करेंगे निशाने पर जुगलबंदी, इंडिया ब्लॉक में तालाबंदी की। दिल्ली का त्रिकोणीय मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। जीत के लिए दिग्गज एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, वहीं एक दूसरे पर निशाना साधने में भी पीछे नहीं है। हाल ही में राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल पर सीधा वार कर जता दिया कि अब इंडिया ब्लॉक में कोई नहीं है। उधर केजरीवाल ने भी पलटवार करते हुए इस पर मुहर लगा दी है। दरअसल लोकसभा चुनाव के समय नीतीश की अगुवाई में जिस तरह से महागठबंधन तैयार हुआ, उसमें धीरे धीरे विश्वास और संवाद की कमी देखी गई। टीएमसी सहित तमाम दल धीरे धीरे इससे अलग होते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव ने भी ये कहकर हलचल पैदा कर दी थी कि इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा के लिए बनाया गया था। लोकसभा के बाद हरियाणा और पंजाब के विधानसभा चुनाव में भी एकला चलो की नीति ही नजर आई। महाराष्ट्र में आने वाले वक्त में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए भी महायुति के घटक दल अब ये कहते हैं, देखिए कांग्रेस है, शिवसेना है, उद्धव गुट और एनसीपी शरद गुट सभी ने अलग अलग चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। शरद पवार ने भी इंडिया गठबंधन के लिए साफ तौर पर कहा कि ये गठबंधन स्टेट और लोकल चुनाव के लिए नहीं था, लोकसभा के लिए था। और अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी सभी दल अलग अलग चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या इंडिया गठबंधन टूट गया है, और नहीं तो अब इसकी बागडोर किसके हाथ में है, और दिल्ली में एकला चलो की इस रणनीति में कौन सफल होगा। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। जैसे प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं झूठे वायदे, वैसे ही स्ट्रेटेजी केजरीवाल जी। राहुल जी के बयान सारे बीजेपी और कांग्रेस मिलके पर्दे के पीछे का गठबंधन था। दिल्ली के चुनाव में पर्दा उठ गया। दिल्ली के दंगल में चुनावी हलचल तेज हो गई है। वार पलटवार की लड़ाई अब जुगलबंदी और तालाबंदी पर आ गई है। हाल ही में राहुल गांधी ने दो बड़ी बातें कही। पहली, अरविंद केजरीवाल कहते थे कि वो दिल्ली को साफ करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे और राष्ट्रीय राजधानी को पेरिस बना देंगे। क्या उन्होंने भ्रष्टाचार खत्म किया? दिल्ली में प्रदूषण, भ्रष्टाचार और महंगाई बढ़ रही है। दूसरी बात, राहुल ने कहा मोदी केजरीवाल एक जैसे हैं, दोनों अडानी पर एक शब्द नहीं बोलते। जब मैं जातिगत जनगणना की बात करता हूं, नरेंद्र मोदी जी और केजरीवाल जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों चाहते हैं देश में पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और माइनॉरिटीज को भागीदारी न मिले। और केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा प्रचार किया, दिल्ली को मैं साफ कर दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, पेरिस बना दूंगा। अब देखिए हुआ क्या। आप देखिए बाहर चला नहीं जा सकता है, ऐसा पोल्यूशन है। अब आप बताइए दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? मिट गया। तो जैसे जैसे प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं मीडिया का, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक झूठे वायदे, वैसे ही स्ट्रेटेजी केजरीवाल जी की है। कोई फर्क नहीं है। और जब मैं जाति जनगणना की बात करता हूं, नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता और केजरीवाल जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। दोनों चाहते हैं कि देश में पिछड़े वर्ग को, दलित को, आदिवासियों को, माइनॉरिटीज को भागीदारी ना मिले। अब राहुल ने खुले तौर पर वार किया तो अरविंद केजरीवाल ने पलटवार किया। केजरीवाल ने कहा भाजपा और कांग्रेस की जुगलबंदी अब उजागर होगी। मैं जब राहुल गांधी के बारे में बोलता हूं तो उसका जवाब भाजपा की ओर से आता है। दोनों के बीच साझेदारी चल रही है। राहुल गांधी जी दिल्ली आए, उन्होंने मुझे बहुत गालियां दी। मैं उनके बयानों पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। उनकी लड़ाई कांग्रेस बचाने की है, मेरी लड़ाई देश बचाने की है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा उनके खिलाफ। वो अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं देश को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। वो तो दिख रहा है सबको। राहुल जी के बयान के ऊपर मैंने यही कहा कि मैं इस पे टिप्पणी नहीं करूंगा। उसका जवाब कांग्रेस ने नहीं दिया, उसका जवाब बीजेपी के एक बड़े नेता ने दिया। तो ये सारे बीजेपी और कांग्रेस मिलके दिल्ली की जनता के खिलाफ और दिल्ली के लोगों के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अब इसमें कोई शक नहीं रह गया, कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। जो पर्दे के पीछे का गठबंधन था, इस बार वो दिल्ली के चुनाव में पर्दा उठ गया है। कि मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी अब नित्य प्रति आकर जो स्वयं बोलने लगे हैं, तो ये दिखा रहा है कि अब शायद उनको अपनी हार, पराजय अवश्यंभावी नजर आने लगी है। तो वो उस हार की बौखलाहट में और घबराहट में किसी भी प्रकार का बयान दे सकते हैं।
इन सब के बीच एक बड़ा सवाल है कि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल ने एक दूसरे पर सीधे हमले क्यों शुरू कर दिए हैं। क्षेत्रीय स्तर पर कांग्रेस नेता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोलते रहे हैं, लेकिन ये पहला मौका था जब राहुल गांधी ने सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल पर वार किए। पिछले कई दिनों से दोनों ही राजनीतिक दल एक दूसरे पर बीजेपी से मिले होने का आरोप भी लगा रहे हैं। आखिर क्यों ये एक दूसरे पर हमलावर है? करीब 7 महीने पहले ही दोनों पार्टियां लोकसभा चुनाव एक ही गठबंधन में रहकर लड़ी थी। हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर दोनों में विवाद हुआ था। उसके बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव दोनों अलग अलग लड़े। पंजाब विधानसभा चुनाव में भी एकला चलो की रणनीति दिखी। टीएमसी सहित तमाम दल धीरे धीरे अलग होते जा रहे हैं। शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर ऐसे जुबानी हमले पहले नहीं सुनाई दिए, लेकिन हालिया बयानों ने साफ कर दिया है कि अब इंडिया गठबंधन आउट और यूपीए इन है। कुल मिलाकर दिल्ली की सियासी लड़ाई जुगलबंदी और तालाबंदी तक पहुंच गई है और अब ये मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। ऐसे में बयानों के तीर किसकी लिखेंगे तकदीर, ये देखने वाली बात होगी। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। जैसे प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं झूठे वायदे, वैसे ही स्ट्रेटेजी केजरीवाल जी। राहुल जी के बयान सारे बीजेपी और कांग्रेस मिलके पर्दे के पीछे का गठबंधन था। दिल्ली के चुनाव में पर्दा उठ गया। चलिए, तो निशाने पर कहीं ना कहीं जुगलबंदी तो है, लेकिन इंडिया ब्लॉक में तालाबंदी की बात भी है। देखिए, सवाल तो जायज है। यहां पर एक उलझी हुई कहानी ये है कि पर्दा उठ गया है और जुगलबंदी जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने दिखाने की और बताने की, जताने की कोशिश की है, क्या उनकी जुगलबंदी हो सकती है? क्या ऐसा चल रहा था? क्योंकि एक तरफ तो ये जो कहीं ना कहीं वार किया गया है, उसके पलटवार में उन्होंने बहुत कुछ कह तो दिया, लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीके से पहली बार, देखिए पहले अरविंद केजरीवाल को लेकर ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने कभी कोई टिप्पणी नहीं करी इस इलेक्शन में, कई ऐसे बयान आए हैं, लेकिन राहुल गांधी ने बहुत साफ तौर पर पहली बार आकर सीधे सीधे निशाना साधा है और साफ तौर पर कह दिया है कि ये जो तमाम चीजें सामने आई हैं, ये बहुत कुछ दिखाती है। यानी अरविंद केजरीवाल और पीएम नरेंद्र मोदी दोनों झूठे हैं। ये अडानी के मुद्दे पर एक शब्द नहीं बोलेंगे, जातिगत जनगणना पर एक शब्द नहीं बोलेंगे, बाकी चीजों में कहीं ना कहीं एक मिली भगत है। अब ये पलटवार में जिस तरीके से जो चीजें आई हैं, वो सवाल कई सारे खड़े कर रही है। सीधे चर्चा पर चलते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दे। भारतीय जनता पार्टी का आपसे कुछ देर में हमारे साथ पक्ष रखेंगे अमित तिवारी। अमित जी का बहुत स्वागत है, फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे मलिक जावेद। मलिक जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए देव मोहन सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। देव मोहन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं तनुज दीक्षित। तनुज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं अरविंद खोखर। अरविंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले देव मोहन जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, मैं सुन पा रहा हूँ। देव मोहन जी, मुझे थोड़ा सा बताइए। हालांकि अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे कि राहुल गांधी के लिए मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, वो अपने आप को बचा रहे हैं या कांग्रेस को बचा रहे हैं, लेकिन मुझे देश को बचाना है। चलिए ठीक है, कोई टिप्पणी उनको नहीं करनी, लेकिन ये जो बातें आ रही हैं कि जो स्टेटमेंट राहुल गांधी का बहुत सीधे सीधे है, झूठ वाला, भ्रष्टाचार वाला, और आप लोगों को लेकर जिस तरीके से उन्होंने बहुत सीधे सीधे आरोप लगाए हैं, वो बेहद गंभीर से लगते हैं मुझे। तो एक बड़ा सवाल है कि झूठ बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, मिली भगत है, कुछ और है, क्योंकि एकला तो हो चुके हैं अब सब। तो वाकई में ये जो बयान है, इसके क्या मायने आप निकालते हैं? देखिए, हमें तो दिल्ली के लिए काम करना आता है, देश के लिए काम करना आता है। कांग्रेस अपनी पार्टी को, अपने निजी स्वार्थ को बचाने में लगी हुई। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद रहे, अभी कालका जी से प्रत्याशी हैं, उन्होंने कांग्रेस की ही वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी जी के बारे में कितना अपशब्द कहा। उस पे किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। ये बीजेपी के साथ मिल के चीजों को कर रहे हैं। इनमें एक महारत हासिल है इन्हें। चुनाव जो पूरी दुनिया को लग रहा होगा कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत सकती है, उसे जिता देने की महारत हासिल है। ये आपने महाराष्ट्र में देखा, हरियाणा में देखा। अब ये भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर दिल्ली में हमसे चुनाव लड़ रहे हैं। कोई भी चीज, किसी भी प्रकार की
अच्छा हमें गालियां देते हैं। एलजी से मिले संदीप दीक्षित जी, नहीं देव मोहन उनसे जी, बोला लेकिन कि मुझे हमारी- बताइए बीजेपी और कांग्रेस आपसी में मिली भगत कर सकती है क्या? मतलब हाँ, आपके ये साथ तो तो गठबंधन था, वो भी भाई- धीरे धीरे छूटता ही चला जा रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीजों को, कुछ वक्त को उठाकर देखिए, कहाँ ये एक साथ आ सकते हैं। मतलब कोई गुंजाइश आपको दिख रही है कि ये एक साथ है? देखिए बिल्कुल दिख रही है। आपने 2 महीने पहले का चुनाव उठा लीजिए, हमारा मेयर इलेक्शन उठा लीजिए, कांग्रेस से बस ये पूछ लीजिए कि उन्होंने वॉकआउट क्यों किया। उन्हें नहीं पता है, उन्होंने कर दिया। वो भारतीय जनता पार्टी की लिखी स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। मैं बता दूं आपको, ये दिल्ली में चुनाव जो है ये मिल के लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। तो फिर मोदी जी लेकिन को दिल्ली झूठा की क्यों जनता बोल ने- रहे हैं राहुल गांधी? नहीं वो देखिए, वो तो इनकी स्क्रिप्ट ही है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को तैयार करेगी, उनकी तारीफ करेंगे। आज दिल्ली भर में यही चर्चा है कि कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी लड़वा रही है। नहीं तो आप बताइए, पूरी दिल्ली में सबको पता है, कि एक बच्चे बच्चे को पता है कि कोई खिलाड़ी है ही नहीं कांग्रेस। कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, जीरो पे है, जीरो पे 4% वोट शेयर है। लेकिन इनको मजबूत करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, और ये साथ में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, ये जग जाहिर हो चुका है। संदीप दीक्षित ने, आप बताइए ना कि संदीप दीक्षित मिलते हैं एलजी से, शिकायत करते हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो उस पर एफआईआर कराते हैं, एक्शन लेते हैं। वहीं उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी में एक व्यक्ति जो अब भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, प्रवेश वर्मा, 1100 रुपए में वोट खरीदने की कोशिश कर रहे उन हैं। पर भी उनके इलेक्शन खिलाफ एक कमीशन शब्द ने नहीं कार्रवाई बोला। के लिए बोला है, उन पर भी उनके कार्रवाई के लिए ऊपर निर्देश दिए कांग्रेस ने- इलेक्शन कमीशन देखिए, ने। इलेक्शन कमीशन ने बोला है, हमने बोला, हाँ। कांग्रेस ने बोला उनके ऊपर कुछ? आप बताइए, कांग्रेस ने क्या बोला उनके ऊपर? तो तो ये दोनों कांग्रेस की ने नहीं मिली- बोला, इसलिए आपको लगता है मिली भगत है? सिर्फ वही नहीं ना, मैंने तो आपको कई सारी चीजें गिनवा दी कि एलजी से संदीप दीक्षित मिल रहे हैं, वो उनसे शिकायत कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की। प्रवेश वर्मा की शिकायत नहीं हो रही है। रमेश भिदुड़ी महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक बात कहते हैं, कांग्रेस की ही लीडर के खिलाफ आपत्तिजनक बात कहते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के इस कुकृत्य पे कांग्रेस का कोई सीनियर लीडर नहीं बोलता। ठीक है, चलिए मैं ये रोकती हूँ अपने आपको। पार्टी को, अपने पार्टी का अस्तित्व बचाने में लगे हुए हैं, अपने पर्सनल स्वार्थ से इनको मतलब। और दिल्ली की जनता, हमने इन दोनों को मिले हुए थे तब भी हराया, और आज की डेट में मैं बता रहा हूं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है, हम इन दोनों पार्टियों को हराने वाले। चलिए मैं तो मलिक जावेद जी से पूछ लेती हूँ कि कौन सा पर्दे के पीछे पर्दा उठ गया। अरविंद केजरीवाल जी भी कह रहे थे, देव मोहन जी भी कह रहे हैं आप लोग मिले हुए हैं, आप लोगों ने भिदुड़ी जी का बयान आया तब आपने कोई कार्रवाई की बात नहीं करी, तब आपने स्टैंड नहीं लिया। अभी फिर से एक एग्जाम्पल वो यहाँ पर दे रहे हैं, एलजी साहब से मिलने वाला संदीप दीक्षित का वो जिक्र कर रहे हैं, और दूसरा राहुल गांधी बोल ही चुके हैं। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, एक तरफ तो मोदी जी को टारगेट भी किया जा रहा है, बीजेपी को टारगेट किया जा रहा है, आम आदमी पार्टी मलिक जी साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि आप लोगों की मिली भगत है, आप और भारतीय जनता पार्टी मिलकर एक ऐसी रणनीति को लेकर बढ़ रहे हैं ताकि आम आदमी पार्टी को इस दिल्ली चुनाव में हरा सके। आप पार्टी के लोग बहुत घबरा रहे हैं, वो इसलिए घबरा रहे हैं क्योंकि भाजपा और आप एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और ये दोनों लीजिए, सिक्के 10 अब साल आप कह रहे हैं ये में दोनों एक ही सिक्के के दो, मतलब सर इतना कंफ्यूजन मत करिए, नहीं तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। इलेक्शन कौन किसके साथ है? राकेश जी, मुझे एक सेकंड भी आपने बोलने दिया, आप बीच में इंटरप्ट किया। मैं ये कह रहा हूं कि भाजपा और आप जो है वो एक सिक्के के दो पहलू हैं, और दोनों के दोनों खोटे साबित हुए हैं 10 साल में। एक यमुना साफ करने आया था और एक गंगा साफ करने आया था। यमुना तो साफ नहीं हुई। आज राहुल जी ने एक दृश्य दिखाया, एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने दिल्ली की रिठाला एरिया का दिखाया कि जहां पे केजरीवाल जी ने थेम्स रिवर बना दी, वहां पे सी प्लेन्स उतर रहे हैं, वो सब दिखाया दिल्ली को किस तरह से दिल्ली बनाई है। और ये झूठ क्यों बोलते हैं? आपने ही ट्वीट दिखाया केजरीवाल जी का, वो कह रहे हैं राहुल जी गाली दे रहे हैं। कौन सी गाली दी, बता दीजिए। सबसे बड़ा तो झूठ यही है ऑन स्क्रीन, जो अगर देश का जो बड़े नेता बताते हैं अपने आप को, जो ऑन स्क्रीन झूठ बोल रहे हैं कि गाली दी, कौन सी गाली दी बताइए। केजरीवाल जी क्या संबोधित किया उनको? तो सबसे बड़ा तो झूठ यही है। और दिल्ली के लोगों को किस तरीके से ठगा है। एक वक्त था दिल्ली को ग्रीन सिटी कहा जाता था, आज गैस चैम्बर बन के रह गई दिल्ली। केजरीवाल जी की खांसी तो चली गई, उनका तो ठीक हो गया, लेकिन पूरे दिल्ली के लोग दमा के मरीज हो गए और खांसी पूरी दिल्ली को हो रही है।
ये दोनों ही तो सरकार है, केंद्र और आप पार्टी तो सरकार चला रही है दिल्ली में। तो ये दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड सिटी बनाने वाले लोग हैं। और ये शिक्षा की बहुत बात करते हैं, 5 कॉलेज 10 साल में नहीं बना पाएंगे। हमने 10 साल में 125 स्कूल बनाए थे और 5 मॉडल स्कूल बना पाएंगे। और दावा करते हैं शिक्षा का। हमने जो स्कूल बनाए थे उस पर उन्होंने रंग रोगन किया और कुछ नहीं किया है। 1-2 यूनिवर्सिटी का नाम बता दें जिसमें बच्चे पढ़ रहे हैं और यूनिवर्सिटी खोली हो केजरीवाल ने, अगर शिक्षा की बात करते हैं। आज कैपिटल जो है दुनिया की सबसे सारी 200 देश से ज्यादा है दुनिया में। आप किसी भी कैपिटल उठा लीजिए, सबसे ज्यादा महिलाओं पे अगर रेप और किडनैपिंग के केस हो रहे हैं तो दिल्ली में हो रहे हैं। तो इसका कौन जिम्मेदार है? या तो केजरीवाल जिम्मेदार है, या मोदी जी जिम्मेदार है, गृह मंत्री जिम्मेदार है। क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो आज कहने का मतलब ये है, ये राहुल जी से क्यों डरे हुए हैं? इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि राहुल जी जो है वो धर्म के रक्षक है। और धर्म क्या है? धर्म सत्य है। वो सच बोलते हैं, इनको बुरा लग जाता है। ये लोकपाल लेके आए थे, कहां है लोकपाल? बता दीजिए। आप ही तो करते थे लोकपाल आंदोलन, हमने लोकपाल कानून बनाया था। आज इनसे पूछ लीजिए लोकपाल का क्या नाम है, तो ये नाम नहीं बता पाएंगे। तो आज दिल्ली के लोग वापिस चाहते हैं कि कांग्रेस ने जो 10 साल में रोड मैप तैयार किया था, वो 2024 का रोड मैप था, वो खत्म हो चुका है। आज दिल्ली को फिर नई सड़कें चाहिए, नए फ्लाईओवर चाहिए, नए स्कूल चाहिए, नए हॉस्पिटल चाहिए। ये सब जगह फेल हो गए। तो अगर हम चुनाव लड़ रहे हैं तो इसमें क्या गलत कर रहे हैं? लोकतंत्र है ये। ठीक है। सबसे पहले किसने घोषणा की कि हम अकेले लड़ेंगे? ये केजरीवाल जी ने की 2 महीने पहले। हरियाणा में चुनाव थे, राहुल जी ने फिर पहल की थी कि हम गठबंधन के साथ जाना चाहेंगे। किसने नकारा? केजरीवाल जी ने नकारा। और ये कह रहे हैं कि भिदुड़ी जी के कुछ नहीं किया। उनके घर पे जाके कालिक पोत के आए हमारे युवा कांग्रेस के साथी, उन्होंने लिख के आए कि महिला विरोधी है। और सेम सवाल प्रियंका जी से करा मीडिया ने, तो उन्होंने कहा फजूल की बात है, दिल्ली के मुद्दों पे बात करो। ये घटिया लोग हैं। ये ना महिलाओं का सम्मान करते हैं, ना बच्चों का सम्मान करते हैं, ना दिल्ली के लोगों का सम्मान करते हैं। आज दिल्ली को एक नाला बना के छोड़ दिया है। हर घर में पानी घुस रहा है, किसी घर में पीने का पानी नहीं आ रहा। एक बारिश अगर 10 मिनट हो जाए तो आपके स्टूडियो में भी पानी भर जाएगा। राखी जी, चलिए ठीक है, वापस आती हूँ। अमित जी जुड़े हमारे साथ। चलिए, अमित जी हमारे साथ फिलहाल कनेक्ट नहीं है। तनुज जी मुझे सुन पा रहे हैं? तनुज जी, दिल्ली की ये जो चुनाव है और यहाँ की जो सियासत है और ये जो बयानबाजी है, तो बयानबाजी तो देखिए चलती रहेगी, इलेक्शन है तो ये तो आना ही है। लेकिन ये एक बड़ा मुझे लगता है पहलू आया है कि कोई कह रहा है बीजेपी कांग्रेस मिली हुई है और हराना चाहती है आम आदमी पार्टी को। कांग्रेस कह रही है कि आप और बीजेपी जो हैं एक सिक्के के 2 पहलू हैं। ये जो बनाने की कोशिश और दिखाने की कोशिश हो रही है, इसको समझना पड़ेगा। मुद्दे तो देखिए मुझे गायब ही दिख रहे हैं, लेकिन ये जो बयानबाजी और जिस तरह की बातें सामने रख रहे हैं, इससे क्या होगा? निश्चित रूप से जनता के अंदर कहीं ना कहीं एक वहम की स्थिति को पैदा करना और गुमराह करना, सीधा सा यही एक तात्पर्य मुझे पार्टियों का दिखाई देता है। इलेक्शन के एजेंडे जो है वो बिल्कुल ही क्लियर नहीं दिखाई दे रहे हैं। देखिए, कौन किसके साथ है से ज्यादा जरूरी ये है कौन जनता के साथ है। देखिए, आपस में क्या साथ में है क्या साथ में नहीं, इसका तो परिणाम वो पार्टियां आपस में देख लेंगी। लेकिन जनता के साथ कौन है, जनता के साथ कौन सी दल खड़ा हुआ है, और जनता की जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण समस्याएं हैं, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और भी स्थितियां। देखिए, दिल्ली की आज बहुत सारी स्थितियां ऐसी है जो अछूती नहीं है। भले ही 11 साल की आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में हो, 3 बार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो या 1 बार की मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना सिंह हो, उसके बावजूद भी दिल्ली के अंदर वास्तविकता और स्थितियों पर अभी तक पुरजोर रूप से कोई कार्य नहीं किया गया है। काफी सारा समय ठीक है, खुले मंच पर खुले इसमें एक्सेप्ट करते हैं कि हम यमुना साफ नहीं करा पाए, हम ये नहीं करा पाए, ठीक है, अपनी जगह पर एक तरफ आप वाहवाही लेते हैं कि नहीं हमने ये नहीं करा, लेकिन दूसरी तरफ जनता तो सिर्फ कार्य मांगती है। और जनता की उम्मीदें नेताओं से, पार्टियों से, सरकार से, शासन से, सिवाय उनकी जो कार्य हैं, उनकी जरूरतें हैं, उनकी जो रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली चीजें हैं, उसकी पूर्ति से बढ़कर मुझे नहीं लगता कि कुछ और डिमांड जनता की होती है। तो उस पे जो दल अभी तक भी फोकस नहीं है वो करना होगा। जी ठीक है, चलिए अरविंद जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी बताएं।
अरविंद जी, मुझे लगता है बहुत अच्छा एक विश्लेषण आप इसका दे पाएंगे। ये जो बयानबाजी हो रही है, ये जो बातें की जा रही हैं, कौन किसके साथ है, और जहां तक इंडिया गठबंधन की मैं बात करूं, यहां तालाबंदी की बात मुझे लगता है एक पक्ष की तरफ नहीं है। इनके जितने भी बड़े दिग्गज हैं जो इस गठबंधन का हिस्सा थे, वो धीरे धीरे खुद कहते जा रहे हैं कि स्टेट लेवल के या लोकल इलेक्शन से हमारा कोई लेना देना नहीं था, हम तो लोकसभा के साथ ही थे। तो एक तो इन लोगों का अलग अलग धीरे धीरे होना, ये इनकी वजह से, इनकी आपसी खटपट और जो भी चीजें इनमें कमी थी उसकी वजह से होता जा रहा है। आज जो बातें, तो एक तरफ तो इंडिया गठबंधन की आप तालाबंदी की बात है, जुगलबंदी का आज जिक्र इसलिए निकल कर आया क्योंकि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने जो बयान दिया, राहुल गांधी ने जिस तरीके से एक निशाना साधा, उसके मायने आप क्या निकालते इस इलेक्शन में? क्योंकि जाहिर तौर पर है क्या, कौन किसके साथ है? क्या वाकई आप भी मानते हैं कि जो एक आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी कांग्रेस मिली आम आदमी पार्टी कह रही है, आपको ऐसा लग रहा है कहीं भी इलेक्शन में कि बीजेपी कांग्रेस मिली हुई है आम आदमी पार्टी को हराने के लिए? मतलब मुझे बहुत अलग सा सिनेरियो दिखता है दिल्ली का। देखिए, जो भी ये कोई आरोप अगर लगाता है, कोई दो पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ रही है, तो पहले तो बात ये आरोप इस तरह के राजनीतिक व्यवस्था में लगने ही नहीं चाहिए। देश में चुनाव लड़ने का जो हक तो मुझे और आपको भी है, तो फिर तो पार्टियां हैं ही। देखिए, कांग्रेस की कुछ ऐतिहासिक गलतियां रही हैं जिनका भुगतना उनको अब तक पड़ रहा है और आगे भी शायद भुगतना पड़ेगा। जैसे पहले शाहबानो मैटर हुआ, उसके बाद जो है राहुल गांधी द्वारा एक अध्यादेश को फाड़ने वाले, जिसके बाद अब तक उनसे मनमोहन सिंह के ऊपर बेचारे वो स्वर्गवासी हो गए हैं, उनके ऊपर से वो अब तक उसका दब्बा नहीं निकाल पाई कांग्रेस। ठीक इसी तरह 2013 में आम आदमी पार्टी को समर्थन देना कांग्रेस की अब तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूलों में से एक है। देखिए, कांग्रेस उस समय ये समझ पाई कि बीजेपी को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी को समर्थन दे दीजिए, लेकिन कांग्रेस ये भूल गई कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में एक डिफरेंस, जो वोटों का, जो उनका जो वोट बैंक है, दोनों का अंतर है। कांग्रेस का वोट बैंक जो था दलित पिछड़ा मुसलमान था, और बीजेपी का जो आमतौर पर, जो अब तो हालांकि बीजेपी ने सेंध लगा ली है, लेकिन जो बीजेपी का वोट बैंक था, खास करके जो हिंदुत्ववादी विचारधारा से वो वाले थे। तो जो आम आदमी पार्टी पनपी दिल्ली में, जो अलग अलग राज्यों में पनपी, वो कांग्रेस के वोट बैंक में पनपी है। कांग्रेस को हरियाणा में जो अभी जो जिसमें 2024 के बाद जो सबसे बड़ा, जिससे एनडीए वापस अपनी एक उस रो में आ गया है, हरियाणा का जो चुनाव हुआ है, उसमें आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। ठीक इसी तरह पंजाब इनके हाथ से ले लिया गया। गुजरात चुनाव में यही हुआ। मध्य प्रदेश चुनाव में तो हालांकि वो कम वोट काट पाए, लेकिन गुजरात में जो कांग्रेस की फजीयत हुई है, उसका एक सबसे बड़ा कारण ये आम आदमी पार्टी है। तो अब आम आदमी पार्टी को लेकर के जो कांग्रेस के जो पुराने दिग्गज नेता है और राहुल गांधी से वो बार बार ये कहते रहे हैं कि भाई आम आदमी पार्टी को वॉकआउट नहीं देना है। हमें कब तक ये दूसरों के घर में खुशी देख करके अपने आप को जो है खुश करना है कि बीजेपी हार गई, ठीक है, बीजेपी के गम में हम अपनी खुशी ढूंढ लें। अपनी पार्टी भी सर्वाइव करनी है। तो अब की बार कांग्रेस के जो नेताओं की जो बात है, राहुल गांधी ने मानी, और अब की बार खुल करके पूरी ताकत से कांग्रेस अब की बार मैदान में है। और मैदान में होने के चलते आम आदमी पार्टी की बेचैनी ये है। देखिए, आम आदमी पार्टी दिल्ली के मुसलमानों को अपना टेकन फॉर ग्रांटेड वोट मान करके चलती है। पिछले समय कुछ घटनाएं हुई हैं, जैसे जो शाहीन बाग का जो आंदोलन हुआ, जिसको बड़ा कवरेज मिला, उस शाहीन बाग के आंदोलन में अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई भी बड़ा नेता, खास करके अरविंद केजरीवाल, नहीं गए, क्योंकि वो जानते थे कि जैसे वहां अरविंद केजरीवाल जाएंगे, दिल्ली का जो एक खास वर्ग का जो वोट है वो बीजेपी से नाराज, अरविंद केजरीवाल से नाराज हो जाएगा, और मुसलमानों के पास विकल्प है नहीं, तो वहां जाओ या ना जाओ, उनका वोट उनको जरूर मिलेगा। और वो बात उनकी जो चुनाव हुए उसमें सच भी साबित हुई। लेकिन अब की बार जो कांग्रेस मैदान में उतरी है, देखिए, तो सबसे बड़ी बात, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। दिल्ली की जहां तक मैं आपको बात बताऊं, कांग्रेस के कार्यकर्ता इतने उत्साहित है कि क्या वो समझते हैं कि अरविंद केजरीवाल की वजह से राष्ट्रीय स्तर से लेकर के कई राज्यों में कांग्रेस की बड़ी फजीयत हुई है। और दिल्ली के अंदर जो सबसे बड़ा, देखिए, दिल्ली के अंदर जो बीजेपी का वोट बैंक है, वो उनका अपना एक वोट बैंक 32 से 38% के बीच में फिक्स है। और आम आदमी पार्टी का जो वोट बैंक जो पिछले लोकसभा विधानसभा चुनाव में आ रहा है, वो 50% से ज्यादा है। कांग्रेस का 4 से 8% के बीच में रहा है। तो कांग्रेस अगर अपना वोट बैंक वापस लेने में कामयाब हो जाती है, देखिए, देश के मुसलमानों में जहां तक हमारा अपना एनालिसिस है, जो हमारी अपनी समझ है, उसके हिसाब से मुसलमानों अब वापस जो है ना कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो या हो कोई दूसरी पार्टी हो, जितना मतलब कि अल्पसंख्यकों के लिए, मुसलमानों के लिए जितना खुल करके बैठेगी, राहुल गांधी कर रहे हो। राहुल गांधी की राजनीतिक हैसियत कुछ भी कह लीजिए, राहुल गांधी की राजनीतिक हैसियत बाकी नेताओं से जितने विपक्ष में है उनसे बड़ी है। कोई राज्य हारे या जीते अलग बात है, लेकिन राहुल गांधी का अपना एक नाम है, अपना एक ब्रांड है। तो मुसलमान जो हमारा एनालिसिस है, दिल्ली का जो मुसलमान है अब वापस शिफ्ट कर रहा है कांग्रेस की तरफ। यही कारण है कि दिल्ली का जो सबसे पहला जो चुनाव प्रचार है राहुल गांधी ने किया है, स्टार्ट अपना किया है, वो एक मुसलमान डोमिनेटेड जो विधानसभा सीट है सिलमपुर, वहां से किया है। तो स्पष्ट संदेश है।
ठीक उसी तरह जो संविधान वाली जो लड़ाई की जो बात है, जिसमें जो 2024 के जो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने एक बड़ा मुद्दा बना दिया था, राहुल गांधी ने इसको एक बड़ा मुद्दा बना दिया था दलितों के अंदर, और जो खास करके जो ओबीसी वर्ग का एक जो फिलहाल सरकार से नाराज चल रहा है कि उसकी जो चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे कॉलेजेस हो, चाहे बड़े पद हो, वहाँ ओबीसी को रिजर्वेशन अब नहीं मिल पा रहा है। ओबीसी से ज्यादा रिजर्वेशन जो स्वर्ण है, जो ईडब्ल्यू जो कोटा बना है, वहां लिया जा रहा है। तो वो भी एक सेक्शन है, धीरे धीरे अब वापस कांग्रेस की तरफ जा रहा है। और आम आदमी पार्टी जो आरोप लगा रही है, आम आदमी पार्टी का ये आरोप लगाना राजनीतिक मजबूरी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ये समझ गई है कि अगर मजबूती से कांग्रेस दिल्ली में चुनाव लड़ गई और अगर 7-8% इधर उधर 10% वोट इधर हो गए, तो उनकी जो एक साख है, या उनका जो जो दो विधानसभा चुनाव में जो अरविंद जी, ये बताएं। ठीक है अरविंद जी, मुझे लग रहा है कुछ नेटवर्क इशू है। मैं वापस से एक बार फिर से आपको कनेक्ट करने की कोशिश करूंगी। मुझे लगता है लगभग बात पूरी आ भी चुकी है। एक बार फिर से आपको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बीच में आपकी आवाज चली गई थी। आरपी श्रीवास्तव जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, निशाने पर जुगलबंदी, इंडिया ब्लॉक में तालाबंदी, वो इसलिए बात चल पड़ी है क्योंकि बहुत दिनों से हो गया इंडिया गठबंधन को लेकर बहुत सारी बातें आ रही हैं। जो इनके ही गठबंधन के बड़े चेहरे हैं, वो सब धीरे धीरे साफ तौर पर इससे कहते हैं ना कि पीछे हटते जा रहे हैं। खुल के कहते भी नहीं कि हम चले गए, लेकिन साफ तौर पर कहते हैं कि सिर्फ लोकसभा तक हमारा साथ था और अब सब एकला चलो पे चल रहे हैं। इस इलेक्शन में भी एकला चलो की ही रणनीति साफ नजर आती है। तो एक बात तो ये कि इसका कितना प्रभाव आप देखते हैं, कौन जिम्मेदार आप इसको मुख्य रूप से मानते हैं। दूसरी चीज, ये जो बयानबाजी आ रही है इस इलेक्शन में मुद्दों को छोड़कर, आज यदि आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल कह दे कि पर्दा उठ गया है या उठ जाएगा, चीजें उजागर हो रही हैं, बीजेपी कांग्रेस मिलकर इलेक्शन लड़ रही है हराने के लिए, ये क्या आप मानते हैं कि ऐसा कोई समीकरण ठीक बैठ रहा है इस तरह की बयानबाजी का? पलटवार में भी यही तमाम चीजें आती है, राहुल गांधी सीधे सीधे केजरीवाल और नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे हैं। देखिए राखी जी, जहाँ तक आपका कहना यह है कि ये पर्दा उठ गया है, बीजेपी कांग्रेस मिल के लड़ रही है, ये सब देखिए जब भी राजनीतिक कोई टिप्पणी होती है और जहाँ वार पलटवार होता है, राहुल गांधी ने जिस तरीके से आज बातों को कहा है कि केजरीवाल और मोदी जी की मिली भगत है या जुगलबंदी है इस चुनाव में, तो इसका साफ संकेत है। आप अभी अरविंद खोखर जी बता रहे थे कि दिल्ली के चुनाव में, पिछले चुनाव में अगर किसी का वोट बैंक आम आदमी पार्टी की तरफ खिसका तो कांग्रेस थी। 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद उसको बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। अब सवाल ये उठता है कि अब अगर मान लीजिए कांग्रेस ताकत से लड़ती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होगा? और हमें लगता है कि राहुल गांधी को यह स्टैंड लेना पड़ा। उसके पीछे रीज़न है, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर आम आदमी पार्टी के चलते कांग्रेस को काफ़ी नुकसान हुआ। गुजरात ले लीजिए, पंजाब ले लीजिए, इवन अभी हरियाणा में चुनाव हुआ जहां पर एक तरह से जो है आम आदमी पार्टी ने अच्छा खासा नुकसान किया। सारी सीटों को आप देखिए तो आम आदमी पार्टी की वजह से बहुत सारी सीटें बड़े कम मार्जिन से कांग्रेस हार गई, जबकि ये पहले कयास लगाया जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी एज ले रही है बीजेपी से, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं हुआ। तो हमें लगता है कि राहुल गांधी इस बात को समझ गए हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है, जहाँ तक आपने इंडिया ब्लॉक की बात कहा, देखिए चुनाव, लोकसभा चुनाव के बाद से ही धीरे धीरे सारे दल जो है एक दूसरे से अलग होते गए और होते जा रहे हैं। उसके पीछे रीज़न है, सबका एक ही मत है कि हमने जो है लोकसभा के चुनाव को लेकर के गठबंधन किया था, राज्यों में अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। तो इस वजह से भी ऐसी स्थिति बननी शुरू हो गई कि यहाँ पर कांग्रेस को एक अलग चुनाव लड़ना पड़ा। अब रही बात ये कि केजरीवाल का ये कहना कि जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही, दोनों में जुगलबंदी है। देखिए वर्ड जुगलबंदी क्यों है? क्योंकि यहाँ तीन दल हैं, त्रिकोणीय मुकाबला है। कई सीटों पर आप देखेंगे कांग्रेस को अच्छा खासा वोट बैंक मिलेगा। हो सकता है पिछले चुनाव का आप रिजल्ट देखें तो उनका पूरा वोट बैंक शिफ्ट हो गया था, लेकिन अब इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। हमको लग रहा है कि इन सारी चीज़ों की वजह से राहुल गांधी इस तरह से खुल के सामने आ गए और उनको लगता है कि जब सभी राज्यों में उनकी वजह से कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, तो सही बात कह रहे थे केजरीवाल कि कांग्रेस को बचाने के लिए राहुल गांधी ऐसा कर रहे हैं। लेकिन केजरीवाल का ये कहना कि वो देश बचाने के लिए काम कर रहे हैं, एक अलग बात है। ये उनका अपना एजेंडा है और इसको लेकर के आगे बढ़ रहे होंगे। लेकिन मेरा जहाँ तक ये मानना है कि दिल्ली का चुनाव बड़ा रोचक स्टेज में है। अब 3 दल हैं आमने सामने और तीनों में त्रिकोणीय मुकाबला है। तो यहाँ पर कभी भाजपा आरोप लगाएगी, कभी कांग्रेस लगाएगी, कभी आम आदमी पार्टी लगाएगी। सारे लोग मिल करके इसमें
कहीं न कहीं एक दूसरे को लगाने का प्रयास करेंगे। और चुनाव में आप देखिए कि हर दल जीतने का प्रयास करता है, सरकार बनाने का प्रयास करता है। तो हमें लगता है कि कांग्रेस इस समय आज की डेट में दिल्ली में जिस तरह से चुनाव लड़ रही है, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए चुनाव लड़ रही है, पिछले अपने कामों को बताने के लिए चुनाव लड़ रही है। और हमें लगता है कि कांग्रेस का ये स्टैंड केजरीवाल के लिए ज़्यादा नुकसानदायक है बनिस्बत बीजेपी के। और अगर मान लीजिए धोखे से हम असेंबली हो गई तो कौन अब किसके साथ जाएगा, अब उस समय जुगलबंदी पता चलेगी कि कौन किसका समर्थन कर रहा है। बिल्कुल, ये सिचुएशन यदि वाकई में दिल्ली इलेक्शन में आती है तब तो पता चलेगा ही, क्योंकि सत्ता में बने रहने के लिए और कुर्सी के लिए तो फिर ये राजनीतिक दल है, कौन किसके साथ चला जाएगा, किसका साथ देगा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जिस तरीके से निशाना साधा जा रहा है तो दोनों ही एक दूसरे को नहीं छोड़ रहे हैं। ना तो कांग्रेस छोड़ रही है बीजेपी और आम आदमी पार्टी को, ना आम आदमी पार्टी छोड़ रही है बीजेपी और कांग्रेस को। और इनको लगता है सब पर्दे के पीछे एक दूसरे के साथ मिले और पर्दा उठ गया। तो अब पर्दा उठा तो आया क्या है सामने? अभी तो सब एकला ही दिख रहे हैं ना। वो तो जो सिचुएशन आएंगी रिजल्ट के टाइम पे तब एक्चुअल पोजीशन आएगी। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ महेश वर्मा जी जुड़ गए हैं। महेश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। महेश जी, मैं सबसे पहले तो मुझे लग रहा है एक बड़ा सवाल आपसे आरोप प्रत्यारोप से थोड़ा हटकर पूछूंगी। आप लोग किसके साथ हैं? वैसे तो एकला ही चलो हैं, लेकिन कोई ऐसी स्ट्रेटेजी प्लान कर रखी है क्या? वो मुझे बताइए पहले। हम दिल्ली के उन लोगों के साथ हैं जिनके नाम पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, झुग्गी के नाम पर जो है अरबों खरबों का घोटाला कर रहे हैं। जहां उनको सड़क बनाना चाहिए वो कागज पे सड़क बना रहे हैं। पूर्वांचल के नाम पर अभी संजय सिंह हाल में बयान दे गए कि पूर्वांचल की वजह से जो है केजरीवाल जेल गए। अब बताइए कि भाई झुग्गियों के नाम पर अगर वो कह रहे हैं कि झुग्गियों की वजह, झुग्गी वासियों की वजह से जेल गए, उनके मतलब एक आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री और उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री, इसी प्रकार से 1 दर्जन से ज्यादा उनके एमएलए जो है भ्रष्टाचार के मामले में, अपराधियों से साठगांठ करके एक्सटॉर्शन मनी उगाने के मामले में, अधिकारियों को आत्महत्या करने के मामले में एक व्यक्ति को, एक एमएलए को तो सजा भी हो गया। अब सवाल उठता है कि ऐसे लोगों के साथ जब साठगांठ होगा और इस तरह से अगर आप बात कहेंगे तो स्वाभाविक है कि गरीब जनता के नाम पर जो लूट मची हुई है दिल्ली में, और दिल्ली वासियों की जिंदगी का सवाल है जहां 12 साल जिंदगी कम हो गई है। अगर ऐसी चीजों को हम मानवता के नाते नहीं उठाएंगे और राजनीति करते रहेंगे तो एक दिन दिल्ली में किसी के लिए भी रहना जो है वो मुश्किल नहीं, महा मुश्किल हो जाएगा। जिंदगी यहाँ जो है मतलब ऐसी हो जाएगी कि जैसे लोग यहाँ मतलब ये समझेंगे कि भाई हम ऐसी जगह जा रहे हैं जहां मौत तय है हमारी। चलिए, मुझे ऐसा लग रहा है महेश जी, बातें मुझे सुनने में तो अच्छी लग रही है कि इतना कुछ हो रहा है, लेकिन मंच से कोई इस तरह की बात नहीं कर रहा, जाकर कोई बात नहीं कर रहा। कभी झुग्गियों पे झगड़ पड़ते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी मकान पर आ जाते हैं, लेकिन मूल रूप से वाकई जो समस्या दिल्ली की है उस पर तो कोई भी बात नहीं कर रहा। और अब देखिए यहाँ तो एक दूसरे पर हावी है। छोटी सी बात कहूंगा, आप 1 मिनट का। देखिए, सवाल ये है कि हम किस तरह से जस्टिफाई करें। भारतीय जनता पार्टी जो है उन्हीं चीजों को कहेगी ना जो करेगी, जो उनकी वो 10 साल से सत्ता में वो है। वो अपने घोषणा पत्र में झुग्गी के बदले में पक्के मकान के वादा करते आ रहे हैं। जब आपकी हैसियत नहीं है, जब आप ऐसा कर नहीं सकते हैं, तो आप झूठ क्यों बोल रहे हैं, झूठ क्यों लिख रहे हैं, आप झूठ दिलासा किसी को क्यों दे रहे हैं। और वही दूसरी तरफ 2020 में हमारे देश के माननीय गृह मंत्री जी ने अपने चुनाव अभियान में जो बात कही कि हम झुग्गी के बदले में मकान देंगे, मैडम हम मकान देना शुरू कर दिए। 22,000 फ्लैट्स आज की डेट में बनने महेश जी ठीक है, चलिए वो एक एग्जाम्पल के तौर पर, क्योंकि एक मुद्दा है दिल्ली का इसलिए वो चर्चा आई, लेकिन फिलहाल वो चर्चा उस पर नहीं है। मुझे बता दीजिए, राहुल गांधी साफ तौर पर सवाल कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात आती है ना अरविंद केजरीवाल कुछ बोल रहे हैं, ना मोदी जी कुछ कहते हैं, कुछ पूछो उस पर सटीक जवाब नहीं देते हैं, तो आप दोनों मिल गए हैं। यहाँ तो इस तरह की बातें हो रही है सिलेक्शन में। भाई उनकी तो हिम्मत की मैं दाद देता हूँ। राहुल गांधी जी के खुद भ्रष्टाचार के मामले में वो बेल पर हैं और उसके बावजूद भी वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। अभी 6 महीने पहले वो केजरीवाल को जो है उनकी तारीफ करते करते थकते नहीं थे। ये मई की बात है जब लोकसभा में दोनों एक दूसरे से ये कह रहे थे कि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो बने सुर हमारा। तो अगर आप उसके बावजूद भी आप एक सीट भी जीत नहीं पाए तो उससे शर्मनाक बात तो कुछ हो नहीं सकती है।
और तब भी हम इन दोनों के इकट्ठे लड़ने के बावजूद भी हम 52 विधानसभा जीत गए। लोकसभा के नतीजे दर्शाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है कहीं प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही है। और ये लड़ाई जो है ये अपने आप में जनता लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी को कहीं सामने है और ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री कौन है, तुम्हारा फेस कौन है। हमारा फेस आज की डेट में जनता है और जनता ही ये तय करने जा रही है कि दिल्ली को अगर आपको कहीं नरक से छुटकारा दिलाना है, एक राजनीति के राक्षस से छुटकारा दिलाना है, एक आपको ऐसे राजनीति से छुटकारा दिलाना है जो देश को कहीं मतलब देश में अगर वो खत्म होगा तो कहीं राजनीति का मतलब बचेगा। आज राजनीति का मतलब ये हो गया कि आतंकवादियों से साठगांठ। आज राजनीति का मतलब ये हो गया है कि अफजल गुरु का जो महिमा मंडन करेगा, अफजल गुरु की स्तुति करेगा, उसको कहीं लोग महेश जी, लेकिन इस वक्त पे आप ये बातें कर रहे हैं, दिल्ली का रिजल्ट क्या होगा ये किसी को नहीं पता। त्रिकोणीय मुकाबला है, कांग्रेस भी पूरी ताकत के साथ है। मैं कह रही हूँ थोड़ा भी इधर उधर वोट गया ना पिछली बार जैसा, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा आएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सीट्स बहुत थी। फिर आप लोग क्या करेंगे? नहीं, मैं इससे अच्छा उदाहरण देके आपके दर्शकों को नहीं समझा सकता कि मई 2024 के मैं 6 महीने पहले आपको लेके जा रहा हूँ। लोकसभा चुनाव हो रहा है, दोनों पार्टियां डिवीजन ऑफ वोट के डर के मारे जो है हमारे खिलाफ लड़ती है और लड़ने के बावजूद भी एक सीट नहीं जीत पाती। मैं वही तो कह रही हूँ कि आप अभी जिस तरह से जो बातें कर रहे हैं, कहीं जरूरत आपको कांग्रेस की ना पड़ जाए, फिर तो आम आदमी पार्टी वैसे ही आरोप लगा रही है कि पर्दा उठ गया, पर्दे के पीछे मिले हैं। फिर आप ये अफजल वाली जो बात कर रहे हैं तब कहेंगे? नहीं, आपको मैडम मैं करेक्ट कर दूं, हम तो उस समय भी हमारे लिए कांग्रेस जो है आज 75 साल की राजनीति में कभी कांग्रेस का और बीजेपी का उस तरह से आपने देखा नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस जो है हमेशा तुष्टीकरण के एजेंडा को लेकर चली। हमेशा जो है इस देश का 2 फाड़ से लेकर और आज तक की राजनीति में कांग्रेस ने वही काम किया जो गैर संवैधानिक है। संविधान लेके चलते हैं लेकिन हर काम गैर संवैधानिक और गैर कानूनी करते हैं। देखिए, आप दोनों एक साथ नहीं हो सकते, लेकिन आप लोगों के जो लीडर्स होंगे ना वो बहुत जल्दी गले मिल लेते हैं सर, इधर से उधर दर बदलने में सब माहिर हैं। देखिए, वो बोलना पड़ेगा। मैं कब कह रही हूँ बीजेपी कांग्रेस एक हो जाएगी? लीडर्स तो चले जाएंगे ना, जब चले ही जाएंगे, विधायक इधर उधर हो जाएंगे तो फिर सत्ता किसकी? मैडम मैं आपको फिर एक चीज करेक्ट कर दूं कि आज की डेट में आप हरियाणा चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ। लोकसभा में हरियाणा चुनाव जब हुआ तो हम 44 सीट विधानसभा की जीत रहे थे। हमें ये कहा जा रहा था कि 20-22 सीट से ऊपर नहीं आएगा। हम कॉन्फिडेंट थे कि हमारी सीटें 50 से ऊपर जा रही है। आज जब हम उसी नतीजों को लेकर अगर हम यहाँ सुपर इम्पोज करते हैं दिल्ली में, तो वो 46 हम 52 सीटें यहाँ जीत रहे हैं। अगर हमें 35 से ऊपर 36 मिल जाता है, हम सरकार बनाते हैं। और अब चलिए और भी हम बात कर लें, अगर एमसीडी चुनाव में भी आप जाएं तो एमसीडी चुनाव में भी हमने जो है अपने वोट बढ़ाए हैं, घटाए नहीं। और हमारी सीटें जो हैं आज उतनी है कि इनके यहाँ थोड़ा सा भी उथल पुथल हो तो सरकार हमारी एमसीडी में बन जाएगी। लेकिन हम फिर भी उसके बावजूद भी एक चीज को समझते हैं और जानते हैं, और वो ये कि भाई आप जो कुछ भी दिल्ली में हो रहा है उसमें राजनीति से ज्यादा दिल्ली बचाने की जरूरत है। दिल्ली को अगर विनाश के रास्ते से रोकना है तो केजरीवाल को हटाना, ये अभियान चलाना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी इसमें सफल होती हुई दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री का आपदा की सरकार हटाओ और दिल्ली को बचाओ, ये आज के नारा दिल्ली के हर आदमी के दिल दिमाग में बस चुका है। और भारतीय जनता पार्टी कॉन्फिडेंट है, बिल्कुल इस बात से आश्वस्त है। कितनी सीटें आ जाएंगी सर, क्या लगता है कितनी सीटें आ सकती हैं? हम देखिए, आकलन तो कुछ भी हम कर सकते हैं। हम 70 सीट लड़ रहे हैं, 70 सीट पे हम अपने अभी 70 नहीं 58 सीटों का हुआ है घोषणा। बाकी हमारे एलआई भी हैं, उसमें कुछ हो सकता है उनको भी सीट दी जाए। लेकिन अब हम ये तय मान रहे हैं कि कम से कम 52 सीट जो लोकसभा के नतीजे हैं उससे कहीं ज्यादा होंगे। 52 की जगह 55 हो सकता है, 52 की जगह 60 भी हो सकता है। ठीक है। जो इन्होंने दोहराया कभी, वो आज हम दोहराने की स्थिति में है।
चलिए 52 से मैं पिछले बार के आंकड़ों पे जाऊं तो 62 और 8 का आंकड़ा था। यदि बीजेपी 8 से सीधे पोजीशन 52 कहती है, मतलब फिर आपने उतनी मेहनत करी होगी। लेकिन क्या दिल्ली की जनता उतना विश्वास जता पा रही है, ये तो अब जनता 8 फरवरी को ही बताएगी। क्योंकि जो गैप है ना, पिछली 8 सीटों से सीधे इस बार 52 पे आ जाना, देखिए जनता जनार्दन है, लेकिन बीच में कांग्रेस भी है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अभी चुनाव के नतीजे, लोकसभा चुनाव के नतीजे जो है आपके सामने है। मैं उसको आप दिखा सकती हैं निकाल के कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सच बोल रहा हूँ। महेश जी, ऐसे तो चुनाव के, यदि मैं लोकसभा के रिजल्ट पे चली जाऊंगी तो इंडिया ब्लॉक जो था, कांग्रेस जो थी, बाकी लोग जो थे वो भी ताकत के साथ बैठे हैं। ऐसे तो फिर 400 पार भी नहीं हुआ था। मैं उस जगह पे जाना नहीं चाह रही हूँ, मैं सिर्फ नंबर ऑफ सीट्स का एक आंकलन बोल रही हूँ। मैं तो आप जो बात कह रही हैं कि हम 400 पार की हमने नारा दिया था, यहाँ जो है 52 सीट जीतने का नतीजा है आपके सामने। ठीक है, चलिए, ये नहीं, हम दावा नहीं कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि जो सामने फिगर है उसके ऊपर हम बात करें तो निश्चित रूप से हमें कोई हैरानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और एक बात मैं आपको बताऊं, दिल्ली में जो लोग रहते हैं उनसे पूछ लीजिए कि उनकी जिंदगी क्या हो गई है। बद से बदतर हो गई। अगर बद से बदतर, आपको एक बात बताऊं, बिहार में कुछ इसी तरह से लोग हो गए थे कि गड्ढों में चलना पसंद करते थे। लालू यादव ये कहते थे। महेश जी, ये तो हर विधानसभा चुनाव में सब ऐसे ही कहते हैं। देखिए, आज आम आदमी पार्टी की सरकार रही है तो आप ऐसी बातें कर रहे हैं। जहां इलेक्शन होते हैं वहां यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो आम आदमी पार्टी ऐसा कह देगी, कांग्रेस ऐसा कह देगी। तो ये सब तो देखिए कोई नया बयान नहीं है, क्योंकि कमियां निकालनी है तो निकालेंगे। मैं फिर कह रही हूँ, हमारे साथ विश्लेषक भी बैठे हुए हैं, उन्होंने भी बताया कि जो जनता है वो एक्चुअल क्या चीजें फेस कर रही है, वो सुनना क्या चाहती है, जानना क्या चाहती है, उस पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा। सर, आप लोग कहाँ मुद्दों पे बात कर रहे हैं, बताइए ना। हम जनता के हिसाब से देखिए, जनता की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? जनता को रोजगार चाहिए, जनता को महंगाई कम चाहिए, जनता को अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए दिल्ली में, जनता को प्रदूषण से मुक्ति चाहिए। दिल्ली जनता, जमुना जो है दिल्ली की लाइफलाइन है, उसका उद्धार चाहिए। यहाँ दिल्ली में जो है वो एक अच्छा शिक्षा व्यवस्था होना चाहिए। राजधानी है भारत की, यहाँ लोग पढ़ने लिखने आते हैं, उसका एक मॉडल कहीं पूरे वर्ल्ड में जाना चाहिए। इसी प्रकार से दिल्ली तो जिम्मेदारी सिर्फ किसी एक सरकार की नहीं होती सर, जो विपक्ष में होते हैं उनकी भी होती है। केंद्र में आपकी सरकार है, बातचीत तो हो सकती है, ऐसा तो नहीं है। अभी क्यों नहीं करा इतने समय से? दिल्ली राजधानी है, मुझे लगता है उसके लिए काम होना चाहिए था। अकेले क्यों हम एक पार्टी को कोसे बैठकर? बहुत आपने सारगर्भित सवाल खड़ा किए। 1 लाख करोड़ दावे के साथ कह रहा हूँ, सीएजी की रिपोर्ट है जिसका ये देने से घबरा रहे हैं, इसको विधानसभा पटल पे रखने से घबरा रहे हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। 1 लाख करोड़ रुपया खर्चा दिल्ली में हुआ है, केंद्र सरकार ने किया है। और आज भी केंद्र सरकार अपने मद में, ठीक है। चलिए महेश जी, मेरे पास क्या सवाल इतने आ जाएंगे ना कि हम और आप ही चर्चा में रह जाएंगे। बाकी लोगों की प्रतिक्रिया वो कहना चाह रहे हैं, उनको बोल लेने दीजिए, मुझे अभी बीच में रोकना पड़ेगा। कुछ कह रहे हैं मलिक जी, प्लीज अपनी बात रखिएगा। देखिए महेश भाई, हाँ, इसके बाद देख जा रही हूँ जी। महेश भाई बहुत अच्छे प्रवचन दिए, लेकिन इनकी एक बात पर भी मैं सहमत नहीं हूँ। ये शिक्षा की बात कर रहे हैं, 1 साल में 13 लाख बच्चे विदेश जा रहे हैं पढ़ने, ये शिक्षा की बात कर रहे हैं। कितनी यूनिवर्सिटी आपने बनाई बताइए, कितने कॉलेज आपने मोदी सरकार ने बनाए बताइए। और ये प्रदूषण की बात कर रहे हैं, केंद्र में तो आपकी सरकार है, आपने क्या किया, क्या स्टेप लिया, क्या पॉलिसी बनाई पॉल्यूशन को लेकर बताइए। और अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हो कि यहाँ घोटाला वहां घोटाला, प्रधानमंत्री रिलीफ फंड बनाया ऑलरेडी था, जो संवैधानिक अकाउंट था, आपने पीएम केयर्स बना दिया, उसका हिसाब भी नहीं देते हो आप लोग। कौन सी रिपोर्ट दबा के बैठे हो? 2022 से एनसीआरबी की रिपोर्ट जारी नहीं हुई है, 25 लग गया है। 3-3 साल से आप डाटा दबा के बैठे हो, किसी भी संस्थान का डाटा नहीं आता है देश में, और आप कह रहे हो कि हम ये करते हम वो करते। आपने कितनी यूनिवर्सिटी बताई? शिक्षा का काम केवल स्टेट सरकार का नहीं है, ये तो कंकरेंट लिस्ट में है संविधान के। केंद्र भी बना सकता है यूनिवर्सिटी। आपने कितनी यूनिवर्सिटी बनाई? और 13 लाख बच्चे विदेश क्यों जा रहे हैं अगर बनाई तो? और कौन सी बनाई वो हमें तो पता नहीं कि कितनी केंद्रीय यूनिवर्सिटी आपने बनाई। आज देश की हालत क्या है? और रोजगार की बात कर रहे हैं महेश भाई, 45 साल का रिकॉर्ड आपकी सरकार ने तोड़ा है बेरोजगारी में। पिछले 10 सालों में आप केवल 7 लाख सरकारी नौकरियां दे पाए केंद्र सरकार में, जबकि 22 करोड़ आवेदन आए, ये संसद में आपकी सरकार ने बताया। 1.5 लाख से ज्यादा पद आर्मी में खाली पड़े हैं, 3.5 लाख से ज्यादा पद रेलवे में खाली पड़े हैं जो केंद्र के अधीन है।
और आप रोजगार की बात कर रहे हो और पक्का मकान की बात कर रहे हो। मोदी जी ने तो 2022 में लाल किले से कहा था हर गरीब आदमी को पक्का मकान दूंगा, दिया नहीं दिया? किसानों की बात आप मोदी जी ने की थी कि डबल आय होगी, हुई नहीं हुई? डॉलर आज ही देख लीजिए 86.5 पार कर गया है। ये विदेशों में डंका किस बात का बज रहा है? और पासपोर्ट की हेनले इंडेक्स रिपोर्ट आई है, उसमें 80 नंबर पे था देश, अब 85 नंबर पे पहुंच गया है। ये आपने विदेशों में डंका बजा रखा है। आज कर्ज की हालत क्या है? देश का हर व्यक्ति जो है, हर भारतीय के ऊपर 1.5 लाख रुपए का कर्ज कर दिया आपने। इतिहास में सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाले, आर्थिक गुलाम बनाने वाले भारत को आप लोग हो, और आप दूसरों में कमी निकाल रहे हो। ठीक है मलिक जी। तो महेश जी कि इतना झूठ मत बोलिए। प्रधानमंत्री तो संसद में भी झूठ बोलते हैं, लाल किले से भी झूठ बोलते हो, आप तो ऑन स्क्रीन झूठ बोल रहे हो। इसीलिए आप दोनों को मैडम, एक सिक्के के दो पहलू, मिलेगा ना, दोनों हाँ एक सेकेंड सर, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ जल्दी जल्दी से, क्योंकि और भी मेहमान है, दूसरा राउंड है, वक्त मांगते हैं, उनका बोलना बहुत जरूरी है। मलिक जी एक सेकंड रोक रही हूँ। देव मोहन जी अपनी बात रखिएगा, कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, दोनों पार्टियां, एक तो पहले तो भारतीय जनता पार्टी को पता है कि कांग्रेस एक कमजोर अपोजिशन है, उसको यदि जिंदा रखोगे, मतलब आप बताइए कि हमारी पार्टी के लीडर्स पे छोटे छोटे, ये देखिए हमारी पार्टी पे छोटे छोटे केसेस लगा के इन्होंने जेल में डाला। भाई राहुल गांधी जी के परिवार पे नेशनल हेराल्ड वाला केस लगा हुआ है, कितने दिन उनको जेल में डाला इन्होंने। ये रॉबर्ट वाड्रा जी का नाम ले लेके चुनाव लड़ते थे, पूरा चुनाव इन्होंने 2014 वाला निपटाया उनके नाम पे। क्या किया उनका, कितने दिन जेल में डाला उनको। ये सिर्फ और सिर्फ मिल के चुनाव में राजनीति जिंदा रखने के लिए सबसे कमजोर अपोजिशन, जैसे इन्हें महाराष्ट्र में देख लीजिए, महाराष्ट्र में, हरियाणा में अभी हाल ही में चुनाव हुए थे। भारतीय जनता पार्टी की वो काबिलियत नहीं थी, इनके अंदर ये काबिलियत है कांग्रेस के अंदर कि ये जो देश को लग रहा होगा कि चुनाव जीतना है, कांग्रेस जीत रही है, वो हार के दिखा देते हैं, दुनिया के मुंह पे तमाचा मार देते हैं कि भाई हम इस तरीके से भी हार सकते हैं। सोच सकते हैं आप। ये स्कूल की बात कर रहे थे, शैक्षणिक संस्थानों की, 2024 की वर्ल्ड एजुकेशन रैंकिंग आई है जिसमें 7 दिल्ली के स्कूल हैं, टॉप 20 में 7 दिल्ली के स्कूल हैं। ये यूनिवर्सिटीज में हमने दिल्ली फार्मास, DPSRU, ये यूनिवर्सिटीज के मैं नाम आपको भेज देता हूं, इनको भेजिएगा। दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, फिर वही शुरू कर दिया इन्होंने। कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने पेन पेंसिल लेके आते हैं, कितने ये, अरे हमने बनाया है, हम आपको इसका भी डेटा दे देंगे। और सिर्फ यही नहीं, आप बीच में इंटरप्ट करना पहले बंद करिए। ये स्कूल पूछ रहे थे कितने स्कूल बनाए हैं। देखिए, आजादी के बाद से 2400 कमरे बने हुए थे दिल्ली सरकार के स्कूलों में, हमने 9 साल में। अरे आप चुप तो रहिए मलिक जावेद जी, अभी आप बता रहे थे कि बीजेपी आपको इंटरप्ट कर रही है, थोड़ा शांति रख के सुनना शुरू सीखा कीजिए। जब आप लोग पूछते हैं तो जब बताया जाए तो उसे सुनिए। तो ये देखिए, 22,000 स्कूल के कमरे हमने 9 सालों में बनाने का काम किया, और आजादी के बाद से वो सिर्फ 24,300 बने हुए थे। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, यदि इतना काम हुआ है उसके बावजूद मंच से ये क्यों कहा जा रहा है कि हमें हराने के लिए ये 2 लोग मिल गए, वो कह रहे हैं उन्हें हराने के लिए वो एक पहलू के 2 सिक्के हैं। ये बातें क्यों हो रही हैं? ये बातें मंच से मुद्दों की क्यों नहीं हो रही? फिर मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इनको पता है कि ये हरा नहीं सकते, ये दोनों मिले हुए। भाई मैं आपको आज से थोड़े बता रहा हूं, 2 महीने पहले का चुनाव देख लीजिए। और ये अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ज्ञानवर्धन कर रहे थे यहाँ पे बैठ के। मैं आपको बता दूं कि चंडीगढ़ का इलेक्शन, ये संविधान की बात कर रहे थे, चंडीगढ़ में जो मेयर इलेक्शन हुआ वो पूरे देश ने देखा, मतलब शर्मसार कर देने में। उसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी को संविधान की बात ही नहीं करनी चाहिए। ये किस तरीके से संविधान की बात कर रहे हैं, जगह जगह धज्जियां उड़ा रहे हैं, 1100 रुपए में वोट खरीदने का काम कर रहे हैं। ये जो दिल्ली के लोग हैं, दिल्ली के नागरिक हैं, वोटर कार्ड है पूर्वांचलियों का या और किसी का, 40-40 साल से वो लोग दिल्ली में रह रहे हैं भाई, वोट कर रहे हैं, उसको कटवाने का काम कर रहे हैं, उनकी सारी सुविधाएं, उनका नागरिकता का अधिकार तक छीनने का काम कर रहे हैं ये लोग। चलिए देव मोहन जी, एक सेकंड। ये जिस तरीके से तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी को पता है कि कांग्रेस को कैसे भी हराया जा सकता है।
ये अरविंद केजरीवाल हैं जिनको नहीं हराया जा सकता। तो ये इनको लगातार जिंदा रखे हुए हैं, लगातार राजनीतिक तौर पे इनका इस्तेमाल ठीक ये है। दोनों पार्टियां मिलकर कर रही हैं। ठीक है, चलिए मैं देव मोहन जी कोशिश करूंगी वापस आने की। अभी 3 जो हमारे एक्सपर्ट यहाँ पर बैठे हैं उनके भी व्यूज बाकी हैं। मुझे लग रहा है कुछ कहना चाह रहे थे महेश जी, 1 सेकंड रुकेगा, मैं जल्दी से वापस आने की कोशिश कर रही हूँ। तनुज जी मुझे बहुत जल्दी से बताइए, ये देखिए आरोप प्रत्यारोप, कभी कभी ना ये सब बातें सुन के ना ऐसा लगने लगता है कि कुछ नया नहीं है क्या दिल्ली इलेक्शन में, वही आरोप, वही बातें, वही सारी चीजें। काम किया है, दिखेगा, जनता ने यदि देखा है, रैंकिंग जिस तरीके से अभी आम आदमी पार्टी बता रही थी, यदि पब्लिक को दिख रहा है ना तो पब्लिक वोट करेगी। देखिए उसमें मुझे नहीं लगता कि पब्लिक को इधर उधर जाने की कोई जरूरत है। बट सवाल ये है, बीजेपी कहती है हम पूरी तरीके से आएंगे, कांग्रेस कहती है हम अपनी ताकत के साथ हैं, मिली भगत, जुगलबंदी, तालाबंदी अलग चला आ रहा है। तो क्या पूरा इलेक्शन इसी पे चला जाएगा इनका? और इसका कितना आपको लगता है दिल्ली की जो जनता है वो इन सब बातों से कोई सरोकार रखती? देखिए निश्चित रूप से कांग्रेस जो है पुनरुत्थान एक तलाश कर रही है दिल्ली में। विगत 2 चुनाव में 0000 ये आंकड़ा देखने को मिला, सिंगल ओपनिंग सीट नहीं है। और लगातार 15 साल शीला दीक्षित जी बतौर मुख्यमंत्री दिल्ली में रही, उसके बावजूद भी अब कांग्रेस अपना रिवाइवल तलाश कर रही है। ये एक बेहद ही चिंतनीय है कांग्रेस के लिए। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो देखिए समय लगा बीजेपी को पिछले 2 बार में, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार लगता है कि आम आदमी पार्टी की सीटें कम होंगी, बीजेपी की बढ़ेंगी। लेकिन एक प्रश्न है मेरा, यहाँ पर एक प्रश्न छोड़ भी देते हैं, जरूरी भी है। अगर 2013 जैसी स्थिति बनी, जैसे 31 सीटें भाजपा की थी, 28 सीटें उसमें आम आदमी पार्टी की थी, और फिर कांग्रेस के साथ में गठबंधन करके सरकार बनाई थी पहली बार, जो 1 साल चली, 2013 से 14, फिर 14 से 15 राष्ट्रपति शासन लगा था, फिर 15 में दोबारा इलेक्शन हुए थे। तो ऐसी कंडीशन कभी इस बार बनी, तो जो आज पार्टियां बैठ करके आरोप प्रत्यारोप कर रही, खास करके आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, क्या वे अपनी सरकार गठित करेंगे या नहीं करेंगे, बहुत बड़ा प्रश्न है जी। इसी चीज को हमने इस चर्चा में बीच में लाए थे तनुज जी, यही तो बात आई थी। मैंने इसीलिए कांग्रेस से कहा था और भारतीय जनता पार्टी से भी ये कहा था कि अभी जो बैठ के आप लोग कोस रहे हैं अफजल के नाम पे और ना जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जरूरत आपको पड़ गई तो फिर आप क्या करेंगे? तो बीजेपी कहती है नहीं, हमें उनकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, हम कभी एक हो नहीं सकते। देखिए ये वक्त और ये इलेक्शन और सत्ता, जहां तक सत्ता की बात होती है ना, वहां कौन किसके साथ जाएगा इसे तो मुझे लगता है दिग्गज ना ही बताएं तो बहुत अच्छा है। और वो तो सिचुएशन दिल्ली की जनता डालेगी, देखिए कि वो स्थिति तक पहुंच रहे हैं या एक तरफा चला जाता है। अरविंद जी एक छोटा सा कैलकुलेशन, थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन क्योंकि दिल्ली का सिनेरियो पूरी तरीके से आप देख रहे हैं, जिस तरीके से बातें आ रही हैं या मुद्दों को लाया जा रहा है, एक कैलकुलेशन बिठाने की कोशिश करें तो क्या मानते हैं, क्या पेच यहां फंस सकता है या फिर एक तरफा ही बहुमत की तरफ जाएगा जो भी दल जाएगा? देखिए मैं बताऊं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता में उत्साह है, ऐसा उत्साह लगभग हमने तो पिछले 10-12 सालों में नहीं देखा है। कि अब की बार जिस तरह से कांग्रेस जिस मजबूती से और जिस उम्मीदवारों को जो चयन किया है, और अब की बार कांग्रेस ने हर तरह के संसाधन भी झोंक दिए हैं, तो कार्यकर्ता में जिस तरह का उत्साह है, तो उसको देख करके लगता है कि शायद अब की बार दिल्ली अरविंद केजरीवाल के लिए दूर हो जाएगी और कांग्रेस अपना रिवाइवल यहाँ बिल्कुल, भले ही उसकी सीटें कम आए, लेकिन वोट परसेंटेज उसका 3 से 4 गुना के बीच उसका बढ़ने जा रहा है। और उसका 3 से 4 गुना वोट परसेंट बढ़ना, मतलब कि 16 से 15 से 20% के बीच में कांग्रेस का वोट बैंक हो जाना, वो आम आदमी पार्टी के लिए अब तक की सबसे बड़ी बुरी राजनीतिक खबर रहेगी जब से आम आदमी पार्टी का राजनीति में पदार्पण हुआ है। तो अब ये कहा जा सकता है कि इस समय अपने जीवन के जो उनका 13-14 साल का जो राजनीतिक जीवन है अरविंद केजरीवाल का, वो राजनीतिक तौर पर सबसे मुश्किल चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्योंकि अब की बार जो उनको जिनके सहारे वो पले बड़े हैं, वही पार्टी जिन्होंने उनको जीवन दान दिया था, जिनको 49 दिन की सरकार के बाद फिर सरकार फिर उनको दिल्ली में स्थायी कर दिया गया, फिर पंजाब दे दिया उनको गिफ्ट में जो है, उसके बाद अब की बार कांग्रेस वही पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है। और कांग्रेस के जो नेता है राहुल गांधी का सीलमपुर में भाषण देना, वहां से उसकी शुरुआत करना आम आदमी पार्टी के बहुत बड़े वोट बैंक के लिए सीधा ठीक है। अरविंद जी रोकूंगी क्योंकि समय हो गया है। जो मेरे अनुमान है कि वो निश्चित तौर पर जा रहा है, कांग्रेस की रिवाइवल अब की बार वोट बढ़िया होने जा रही है और आम आदमी पार्टी के लिए शायद सत्ता दूर हो जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए आरपी श्रीवास्तव जी संक्षिप्त प्रतिक्रिया, क्योंकि समय की सीमा। नहीं देखिए राखी जी, जिस तरह से आपने बोला ना कि किस तरह से जुगलबंदी होगी, मैं उसी की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। अगर मान लीजिए 2013 की स्थिति आती है, ऐसी स्थिति में कांग्रेस और भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर गठबंधन से सरकार बनाने में सफल हो गए, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होता।
अगर मान लीजिए थोड़ा सा अंतर होता है, तो आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी अगर थोड़ी सीटों का अंतर है तो हमें लगता है कि नेता ही चले जाते हैं, खिसक जाते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले जाएंगे। कोई भी दल ये नहीं चाहेगा कि वहाँ चुनाव हो दिल्ली में दोबारा। तो हमें लगता है कि बिल्कुल अगर हंग असेंबली होती है तो वहाँ पर स्थितियाँ बड़ी स्पष्ट हैं। जहाँ तक गठजोड़ का सवाल है, अगर ऐसी स्थिति आती है तो कांग्रेस जो है हो सकता है कि इनके साथ संपर्क बना ले, इंडिया गठबंधन में ब्लॉक में हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल कांग्रेस के साथ नहीं जाएगी। हो सकता है कि कम सीटों का अंतर हो तो वो जो जीते हुए विधायक हैं उनमें से जाकर के उस पार्टी में मिल ले। पिछले दिनों में आपने देखा कई राज्यों में ऐसी स्थितियाँ हुई हैं और हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ सरकार बनाया है, चाहे गोवा हो चाहे कई अन्य जगहों पर भी देख लीजिए। तो ऐसी स्थिति नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी कभी कांग्रेस के साथ तो गठबंधन करेगी नहीं। हाँ, ये जरूर है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो पिछला उनका अनुभव है वो हो सकता है कि अगर कोई इस तरह की हंग असेंबली आती है तो गठजोड़ कर सकते हैं, सरकार बना सकते हैं। तब जुगलबंदी देखने को समझ में आएगी कि कौन किसके साथ जुगलबंदी कर रहा है। बिल्कुल। चलिए महेश जी, क्योंकि समय हो गया है सर, वापस नहीं आ पाऊंगी, और आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक बात तो साफ है कि निशाने पर जुगलबंदी है, इंडिया ब्लॉक में तालाबंदी है। अब तालाबंदी और इंडिया ब्लॉक को फिलहाल साइड में कर देते हैं, क्योंकि इससे ना जो इनके खास बड़े बड़े चेहरे हैं वो धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। इलेक्शन में महत्वपूर्ण आ गई है इनकी जुगलबंदी। कौन किसके साथ है ये वाकई एक बड़ा सवाल है, और कौन किसका साथ देगा ये तो हमें 8 फरवरी को जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन बार बार एक फोकस कर रहे हैं मुद्दों पर आकर प्रचार में कोई बात नहीं करता, सब अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। मुझे लगता है दिल्ली की जनता इतनी समझदार है, उसे दिखता है कि पिछली सरकार के वक्त में कितना काम हुआ है, उसके पहले जो समय था तब कितना काम हुआ है। इसी का एक आकलन दिल्ली की जनता मुझे लगता है इस इलेक्शन में देगी। क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।